पाकिस्तान की संसद में आज होगा प्रधानमंत्री पद का चुनाव। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपीपी के संयुक्त प्रत्याशी शाहबाज शरीफ है सबसे प्रबल दावेदार। गाजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों के लिए अमेरिकी वायुसेना के विमानों ने खाद्य सामग्री के हजारों पैकेट एयर ड्रॉप किए। और दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में जारी है बरसात। रामबन और बनिहाल के बीच कई हिस्सों में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में एक नक्सली की मौत हो गई है। वहीं मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया है। मुठभेड़ में बस्तर फाइटर्स के जवान रमेश कुरेठी शहीद हुए हैं। मुठभेड़ में सर्चिंग के दौरान एक पुरुष माओवादी का शव और एक AK-47 बरामद किया गया है। मुठभेड़ स्थल के आसपास सर्चिंग अभियान जारी है। ये मुठभेड़ जिले के नक्सल प्रभावित हिदूर के जंगलों में 1 घंटे तक चली। SPI के एलएसएला ने इस मुठभेड़ की पुष्टि की है। ये मामला छोटे बेटियां थाना क्षेत्र का है। जंगलों में माओवादियों की उपस्थिति की सूचना पर ऑपरेशन पर पुलिस पार्टी रवाना हुई थी। इसी दौरान घात लगाए नक्सलियों ने पुलिस जवानों की टीम पर हमला बोल दिया। पुलिस टीम ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की टीम ने नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। खबरों में आगे बढ़े तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग का दल आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर है। निर्वाचन आयोग की टीम राजनीतिक दलों और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक करेगी। यात्रा का उद्देश्य मुख्य रूप से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों का जायजा लेना है। इस दौरान निर्वाचन आयोग का दल राज्य के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा और सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ चर्चा करेगा। सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति आज संदेश खाली का दौरा करने के लिए रवाना हो गई है। इस फैक्ट फाइंडिंग समिति में पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं, जो संदेश खाली का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेंगे। इस उच्च स्तरीय समिति में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त पूर्व मुख्य न्यायाधीश L नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में इस टीम को पहले 24 और 25 फरवरी को संदेश खाली का दौरा करना था। हालांकि टीम को बंगाल पुलिस ने जाने नहीं दिया और हिरासत में लेकर बाद में रिहा कर दिया था। समिति ने इसके बाद कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 6 सदस्यीय टीम को संदेश खाली जाने की अनुमति दे दी थी। हल्के वाहनों की बिक्री में भारत ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। S&P ग्लोबल मोबिलिटी के अनुसार वर्ष 2019 के कोरोना महामारी से पहले की तुलना में वित्त वर्ष 2023 में भारत में हल्के वाहनों की बिक्री में 35% की वृद्धि देखी गई। वहीं अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, इटली और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य वैश्विक बाजार अब भी पीछे हैं और वैश्विक महामारी से पहले वाले स्तर पर बने हुए हैं। इसमें यह भी अनुमान लगाया गया है कि अगले दशक में भारत वैश्विक वाहन वृद्धि के प्रदर्शन को आगे बढ़ाएगा, जहां जापान, जर्मनी और अमेरिका में वर्ष 2035 तक नए वाहनों की बिक्री में कमी आएगी। वहीं भारत वर्ष 2035 तक 82 लाख के स्तर तक पहुंच जाएगा। S&P ग्लोबल मोबिलिटी का कहना है कि परिणाम स्वरूप वैश्विक स्तर पर हल्के वाहन बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर वर्ष 2035 में 8% हो जाएगी। पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास के लिए कई मजबूत कदम उठाए हैं। इन प्रयासों से नागरिकों को न केवल वर्तमान में सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं, बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए भी ठोस आर्थिक विकास की नींव रखी गई है।
जेफरीज इक्विटी रिसर्च आउटलुक ने कहा है कि भारत 2027 तक जापान और जर्मनी को पछाड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वहीं 2030 तक भारत 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का बाजार पूंजीकरण हासिल कर सकता है। पिछले 10 वर्षों में भारत की जीडीपी अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में 7% CAGR से बढ़कर 3.6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जिससे भारत ने 8वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का मुकाम हासिल कर लिया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से कर भुगतान में सरलता आई है, जिससे व्यापार कौशल भी बेहतर हुआ है। वहीं यूपीआई, यूआईडी, डीबीटी जैसी पेमेंट सुविधाओं से स्टार्टअप इकोसिस्टम को मदद मिली है। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि लगातार हो रहे सुधारों से भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की जमकर सराहना की जा रही है। हेस फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक रे डालियो ने कहा कि वर्तमान में भारत आर्थिक क्षेत्र में सबसे अच्छी स्थिति में है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। रे डालियो ने कहा कि दुनिया की किसी भी बड़ी या विकसित अर्थव्यवस्था में भारत सबसे तेज गति से विकास की तरफ अग्रसर है। उन्होंने कहा कि यहाँ का मध्यम वर्ग आगे बढ़ रहा है, शिक्षा के स्तर और बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार हो रहा है और ये सब पूंजी निर्माण के संयोजन से हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दशकों तक अमेरिका के प्रभुत्व वाली वैश्विक व्यवस्था में आ रहे बदलावों का लाभ उठाने के लिए भारत बेहतरीन स्थिति में है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी महाकाल की नगरी उज्जैन में स्थापित हो गई है। इस घड़ी को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पित किया था। इस घड़ी की चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में हो रही है। आइए देखते हैं उज्जैन से डीडी न्यूज संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध, त्रुटि रहित, प्रामाणिक एवं विश्वसनीय पद्धति रही है। काल परिमाण की इस सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति की पुनर्स्थापना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में महाकाल की नगरी उज्जैन में हो गई है। दुनिया भर में उज्जैनी से निर्धारित और प्रसारित काल गणना नियामक रही है। उज्जैनी की स्थापना सृष्टि के आरंभ से ही मान्य की जाती रही है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना पर आधारित विश्व की पहली घड़ी है, जिसे वैदिक काल गणना के समस्त घटकों को संवेद कर बनाया गया है। इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित है। विक्रम संवत, मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार, चौगड़िया, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आकाशस्थ, ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का परिभ्रमण इसमें स्वाभाविक रूप से समाहित किया गया है। ये विक्रमादित्य वैदिक घड़ी VST = 1.25 टाइम जोन सनराइज पर आधारित है, जो कि वैदिक आधार है। इसका मापन डोंगला स्थित वेधशाला को आधार बनाकर किया गया है। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के ग्राफिक्स में सभी ज्योतिर्लिंग, नवग्रह, नक्षत्र, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि भी समाहित हैं। शिवाजी वेधशाला में नया टावर बन जाए, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ 68 लाख रुपया उपलब्ध कराया। बाकी ऐप डेवलप करने के लिए 8-10 लाख का जो खर्चा है वो हमने किया। तो एक तो ये हुआ। फिर इस ऐप में जो हमने वैदिक घड़ी में जो प्लान किया था कि चूंकि हम लोगों की आदत जो है स्टैंडर्ड टाइम देखने की है, तो वो भ्रम न हो, तो वैदिक कालगणना के साथ साथ ग्रीनविच टाइम और स्टैंडर्ड टाइम इसकी सूचनाएं भी रहें। इस घड़ी को बनाया है मर्चेंट नेवी में अधिकारी रहे आरोह श्रीवास्तव ने। आरोह लखनऊ के रहने वाले हैं। डीडी न्यूज से खास बातचीत में आरोह ने बताया कि उनको मर्चेंट नेवी की पढ़ाई करते वक्त इसको बनाने पर विचार आया। वो बताते हैं कि विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भारतीय काल गणना की परंपरा के पुनर्स्थापन का छोटा सा प्रयास है। आरोह ने इसकी मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार की है,
जिसमें वैदिक काल गणना की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी मिल रही हैं। ये जो हमारी वैदिक घड़ी है, ये 30 मुहूर्त की घड़ी है। ये एक दिन में जो आज का सूर्योदय होगा और कल जब सूर्योदय होगा, इस कालखंड को 30 मुहूर्तों में विभाजित करती है। तो ये घड़ी 30 घंटे 30 मिनट 30 सेकंड की है, जिसको प्राचीन भाषा में 30 मुहूर्त, 30 काल और 30 कास्था कहा जाता था। तो ये जो दो सूर्योदय के बीच का कालखंड है, इसको डिटरमाइन करने की वजह से हमारी घड़ी में जब भी शून्य बजता है, उस वक्त उस स्थिति पे सूर्योदय हो रहा होता है, जो कि हमारी आज के 24 घंटे की समय प्रणाली पे बनी हुई मैकेनिकल घड़ियां हमको नहीं दिखा पाती। उज्जैन की जीवाजी वैद्यशाला में बने इस वैदिक घड़ी के टावर को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी विधायक निधि से ही 1,68,00,000 रुपए खर्च कर बनवाया है। गौरतलब है कि हमारे दृष्टा ऋषियों ने काल की चक्रीय अवधारणा को प्रतिपादित किया है, जिसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग की व्यवस्था निरंतर है और यह चक्र शाश्वत रूप से आते जाते हैं। साथ ही इनकी आवर्ती पुनरावर्ती होती रहती है। भारतीय खगोल सिद्धांत और ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्रों की गति पर आधारित भारतीय काल गणना में समय के न्यूनतम अंश का भी समावेश किया जाता है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन दुनिया भर के लिए काल गणना का एक प्रमुख केंद्र हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ इसको भुला दिया गया। एक बार फिर उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी की स्थापना हो चुकी है। ये वैदिक घड़ी न सिर्फ हमारे समृद्ध अतीत की याद दिलाएगी, बल्कि उस कालखंड की भी गवाह बनेगी जो भारत को विकसित बनाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, उज्जैन। और आइए थोड़ा और विस्तार से देखते हैं किस तरह से दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की खासियत है, क्या कुछ इसकी खास बातें हैं। संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव हमें समझाते हैं। हम आपको उस विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के बारे में बताते हैं जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, जो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी है। ये देखिए, ये वो टावर है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का, जिसमें आपको एक डिजिटल मोड पर जो है वो घड़ी नजर आ रही होगी और वैदिक टाइम जो है वो घड़ी बता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण किया है। दरअसल भारतीय काल गणना विश्व की प्राचीनतम, सूक्ष्म, शुद्ध और प्रामाणिक पद्धति रही है। काल परिणाम की सर्वाधिक विश्वसनीय पद्धति की जो पुनर्स्थापना विक्रमादित्य वैदिक घड़ी के रूप में महाकाल की नगरी में हुई है। और आपको बताएं इसमें क्या है, इस घड़ी में भारतीय पंचांग समाहित है। विक्रम संवत, मास, ग्रह स्थिति, योग, भद्रा स्थिति, चंद्र स्थिति, पर्व, शुभाशुभ मुहूर्त, घटी, नक्षत्र, जयंती, व्रत, त्योहार जैसी तमाम चीजें जो हैं वो डिजिटली आपको इस वैदिक घड़ी में नजर आएंगी। और ये टावर पर जिस तरीके से एक वैदिक घड़ी लगाई गई है, ये समय के साथ उसको ऑटोमेटिक तरीके से ये बदल रही है। और 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर बात की जाए तो वो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन जो हैं वो भी दर्शक जो है वो यहाँ पर कर पाएंगे इस घड़ी के जरिए। और उन 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ साथ तमाम नक्षत्र और पंचांग, जो तमाम चीज़ें हैं भारतीय परंपरा की, घटी देख लें या पंचांग देख लें, वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। और महाकाल की नगरी उज्जैन जो है वो दुनिया भर के लिए दरअसल काल गणना का एक प्रमुख केंद्र रहा था, लेकिन समय के साथ इसको भुला दिया गया था। लेकिन अब ये जो घड़ी है ये कहीं ना कहीं हमारे उस समृद्धशाली अतीत की तो याद दिलाएगी, साथ ही उस विकसित भारत के कालखंड की भी गवाह बनेगी जो इस भारत को विकसित बनाएगा। कैमरामैन बलदेव मिश्रा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, उज्जैन। और दुनिया भर के वन्य जीवों को पहले से ज्यादा चुनौतियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। जैव संरक्षण की दिशा में नवाचार की जरूरत पहले से भी ज्यादा पड़ी है। विश्व वन्य जीव दिवस 2024 के मौके पर डिजिटल नवाचार के जरिए पृथ्वी पर वन्य जीव के संरक्षण के प्रयासों की कोशिश पर एक नजर डालते हैं। इस वर्ष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को सर्वोपरि रखा गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का खूब उपयोग हो रहा है। हर साल 3 मार्च को पूरी दुनिया विश्व वन्यजीव दिवस मनाने के लिए एकजुट होती है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर इस दिन को जंगली जीवों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से मनाया जाता है।
ये दिन मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच जटिल संबंधों की याद दिलाता है, जो हमसे हमारे बहुमूल्य वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए कदम उठाने का आग्रह करता है। कनेक्टिंग पीपल एंड प्लैनेट, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की थीम के तहत इस वर्ष का विश्व वन्य जीव दिवस हमारी प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालता है। उपग्रह ट्रैकिंग से लेकर डीएनए विश्लेषण तक प्रौद्योगिकी में प्रगति वन्यजीव संरक्षण प्रयासों में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है, जो हमें लुप्तप्राय प्रजातियों और उनके पारिस्थितिकी तंत्र के जीवन के बारे में अमूल्य जानकारी देती है। फिर भी दुनिया के कुछ हिस्सों में मौजूद डिजिटल डिवाइड को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, जहां प्रौद्योगिकी तक पहुंच एक चुनौती बनी हुई है जो संरक्षण प्रयासों में बाधा बन रही है। हालांकि जहां प्रौद्योगिकी सुलभ है और जिम्मेदारी से उपयोग की जाती है, ये हमारे संरक्षण के प्रयासों में एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। उपग्रह वन्यजीवों की गतिविधि की निगरानी करते हैं। प्रवासन पैटर्न और भूमि उपयोग को समझने में डेटा अहम भूमिका निभाता है, जिससे संरक्षण पहल को बढ़ावा मिलता है। विश्व वन्यजीव दिवस सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर जोर देता है। ये देशों, कंपनियों और व्यक्तियों से सभी जीवित प्राणियों के लिए न्याय संगत और टिकाऊ भविष्य की दिशा में मिलकर काम करने का आह्वान करता है। इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के मौके पर आने वाले पीढ़ियों के लिए हम अपने ग्रह के जैव विविधता को बचाए रखने के लिए डिजिटल इनोवेशन की क्षमता का उपयोग करें। आइए डिजिटल इनोवेशन का प्रयोग कर हम बदलाव का वाहक बनने की कोशिश करें। कैमरा पर्सन कैमरा के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। टेक स्टार्टअप सॉलिड था, प्लान था कड़क, करना था समथिंग ग्रेट, पर शुरू से प्रॉब्लम्स ले घेरा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लम्बेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। और आज दुनिया भर में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट के जरिए लोगों को बधाई दी। विश्व वन्य जीवन दिवस पर सभी वन्य जीव प्रेमियों को बधाई। ये हमारे ग्रह पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता का जश्न मनाने और इसकी रक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का दिन है। मैं उन सबकी सराहना करता हूं जो वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में कानपुर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ कुछ दिन पहले रात से शुरू हुई बूंदाबांदी कल सुबह वर्षा में बदल गई। कल सुबह से रात तक 11 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। कल शुरू हुई वर्षा गेहूं व अन्य फसलों के लिए अच्छी मानी जा रही है। इसके बाद खेतों में सिंचाई की जरूरत नहीं रही। इलाके में न्यूनतम तापमान 9.4 डिग्री से बढ़कर 18.4 डिग्री पर पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रोहतांग क्षेत्र बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। रोहतांग क्षेत्र में ताज़ा बर्फबारी हुई है, जिसके बाद इलाका बर्फ की चादर में ढक गया। इससे पहले मनाली में भी बर्फबारी हुई थी। मनाली के सभी पर्यटन स्थल बर्फ से ढक गए। पाकिस्तान की संसद में आज प्रधानमंत्री पद का चुनाव होगा और नेशनल असेंबली का सत्र शुरू हो चुका होगा। नवाज शरीफ की PMLN और बिलावल भुट्टो की PPP पार्टी ने बहुमत हासिल करने के लिए गठबंधन किया है और इस गठबंधन ने नवाज के छोटे भाई और पूर्व प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ को PM पद का उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं इमरान खान के समर्थन वाले सांसद अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी का हिस्सा हैं। उन्होंने इमरान खान के अप्रूवल के बाद उमर अयूब को PM पद का उम्मीदवार बनाया है। प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए एक उम्मीदवार को 336 सदस्यीय संसद में 169 वोट प्राप्त करने होंगे। PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सहित उसके सहयोगियों का दावा है कि उन्हें 200 से अधिक सांसदों का समर्थन प्राप्त है। वहीं इमरान खान की PTI समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों ने 8 फरवरी के चुनाव में 93 सीटें जीती हैं। इस बीच पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सरदार अयाज सादिक को कल नेशनल असेंबली NA के 22वें स्पीकर के रूप में चुना गया। स्पीकर का चुनाव गुप्त मतदान के माध्यम से कराया गया।
बात करें गाजा की तो गाजा में लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए अमेरिका ने पहली बार विमान से मदद पहुंचाई है। संघर्ष से प्रभावित नागरिकों को जरूरी राहत मुहैया कराने के लिए वायुसेना के केंद्रीय कमान के 3 विमानों ने खाद्य सामग्री के 38,000 पैकेट 66 बंडल गिराए। ये एयर ड्रॉप गाजा में अधिक सहायता प्राप्त करने के निरंतर प्रयास का हिस्सा है, जिसमें गलियारों और रास्तों के माध्यम से सहायता को बढ़ाना भी शामिल है। ब्रिटेन, फ्रांस, मिस्र और जॉर्डन सहित अन्य देशों ने भी पहले गाजा में हवाई रास्ते से सहायता पहुंचाई है, लेकिन अमेरिका द्वारा ये पहली बार सहायता की गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को गाजा में आपातकालीन मानवीय सहायता भेजने की घोषणा की थी। साथ ही बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात पर जोर देगा कि इजराइल अधिक से अधिक ट्रकों और अधिक मार्गों की सुविधा प्रदान करे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को उनकी जरूरत के अनुसार मदद मिल सके। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि इजराइल इस मिशन का समर्थन करता है, जिससे जमीन पर मौजूद लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई जा रही है। इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से ही लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हूती आतंकियों के हमले जारी हैं। हूती हमले में पहली बार एक मालवाहक जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर डूब गया। जहाज रूबीमार पर पिछले हफ्ते हमला बोला गया था। यमन की ओर से शनिवार को इसके डूबने की पुष्टि की गई है। ब्रिटिश स्वामित्व वाला जहाज 41,000 टन फर्टिलाइजर लेकर जा रहा था। यमन सरकार ने कहा है कि इस जहाज के डूबने से पर्यावरण संबंधी चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं। और अगर हम बात करें टेक्सास में लगी आग की, तो टेक्सास पैनहैंडल के जंगलों में बुधवार को आग लग गई, जिसके बाद लोगों को प्रभावित क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा। जंगल की आग ने राज्य के पशुपालन क्षेत्र में विनाश के निशान छोड़ दिए। टेक्सास A&M1 सेवा द्वारा प्रदान किए गए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 1 मिलियन एकड़ से अधिक भूमि झुलस गई है। बता दें कि आग ओक्लाहोमा के साथ राज्य की सीमा को पार करते हुए पैनहैंडल के पूर्व की ओर फैल गई, जिसके बाद कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई। दर्जनों घर जल गए और सैकड़ों वर्ग मील की चारागाह भूमि झुलस गई। बात करें मेक्सिको की, तो मेक्सिको की सत्तारूढ़ पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार क्लाउडिया शीनबाम ने जून में होने वाले चुनाव के लिए मेक्सिको सिटी के जोक्लो स्क्वायर में एक रैली के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है। क्लाउडिया शीनबाम ने कहा है कि मेरा दायित्व मेक्सिको को शांति के रास्ते पर ले जाना है। क्लाउडिया शीनबाम ने व्यापक असुरक्षा से निपटने का भी वादा किया है, जो वर्तमान प्रशासन के तहत कुछ मैट्रिक्स में सुधार के बावजूद अभी भी मेक्सिको को अमेरिका के सबसे हिंसक देशों में रखता है। और चार्ट के अंतरिम नेता मोहम्मद इद्रिस डेबी ने राष्ट्रपति पद की दौड़ में भाग लेने की अपनी योजना की पुष्टि की है। मोहम्मद इद्रिस डेबी ने कहा कि वे इस साल के लंबे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रपति पद की दौड़ में भाग लेने की योजना बना रहे हैं। मोहम्मद इद्रिस डेबी की पुष्टि उस अराजक सप्ताह के अंत में हुई, जिसमें विपक्षी नेता की राजधानी एनजामेना में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चाडियन सरकार ने अपनी पार्टी के सदस्यों पर आंतरिक सुरक्षा एजेंसी पर हमला करने का आरोप लगाया है। सरकार ने पुष्टि की कि मोहम्मद इद्रिस डेबी के चाचा जनरल सालेह डेबी इंटनो को घटनाओं के मद्देनजर गिरफ्तार किया गया है। जनरल सालेह डेबी इटनो हाल ही में डिलो की विपक्षी सोशलिस्ट पार्टी विदाउट बॉर्डर्स में शामिल हुए थे। खेल की दुनिया का रुख करें, बात करें महिला प्रीमियर लीग की, तो उसमें आज गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल की टीम आमने सामने होंगी। मौजूदा सीजन में दिल्ली कैपिटल्स का अब तक का सफर अच्छा रहा है। ये टीम अब तक 4 मैच खेल चुकी है, जिसमें से 2 मुकाबलों में जीत के साथ अंक तालिका में दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं गुजरात जायंट्स को इस संस्करण में अब तक एक भी जीत नहीं मिली है। आज खेले जाने वाले मुकाबले में गुजरात की टीम अपना खाता खोलना चाहेगी। WPL में शनिवार शाम खेले गए मैच में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज कर ली है। मुंबई ने RCB को 7 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी RCB ने 6 विकेट गंवाकर 131 रन बनाए थे। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ने 16वें ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया।
और रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल का आज दूसरा दिन है। मध्य प्रदेश और विदर्भ के बीच खेले जा रहे पहले सेमीफाइनल मैच की पहली पारी के दूसरे दिन मध्य प्रदेश की टीम 47 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। पहले दिन का खेल खत्म होने तक मध्य प्रदेश ने 1 विकेट खोकर 47 रन बना लिए हैं। इससे पहले कल पहले बल्लेबाजी करने उतरी विदर्भ की पूरी टीम 170 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। और वहीं दूसरे सेमीफाइनल की अगर हम बात करें तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक मुंबई ने 2 विकेट खोकर 45 रन बना लिए थे। आज जब टीम मैदान पर उतरेगी तो उसकी कोशिश लय में आने की होगी। इससे पहले तमिलनाडु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 146 रन बनाए। तमिलनाडु की तरफ से टॉप स्कोरर विजय शंकर रहे, उन्होंने 44 रन बनाए। वहीं वॉशिंगटन सुंदर ने 43 रन की पारी खेली। और प्रीमियर लीग की बात कर लेते हैं। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से हरा दिया। शनिवार रात खेले गए इस मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। मुकाबले के निर्धारित समय तक दोनों टीमों को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। इसके बाद मैच के अंत में मिले अतिरिक्त समय में लिवरपूल के डार्विन न्यूसेस ने गोल दागकर टीम की जीत पक्की कर दी। और आपको बता दें कि प्रीमियर लीग में ही खेले गए एक अन्य मुकाबले में ब्रेंटफोर्ड और चेल्सी के बीच खेला गया मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। दोनों टीमों के बीच खेले गए रोमांचक मैच में पहला गोल चेल्सी के लिए जैक्सन ने 35वें मिनट में किया और इसके बाद ब्रेंटफोर्ड की ओर से 2 गोल 50वें और 79वें मिनट में मारे गए। मुकाबले का आखिरी गोल चेल्सी की ओर से एक्सेल डिसेसी ने 83वें मिनट में किया और स्कोर को बराबरी पर ला दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।